नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है कि नेट जेआरएफ के लिए कम्प्लीटली फ्री बैच रन हो रहा है। यूनिट 1 की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं और आज हम जिस क्लास की बात करने वाले हैं हम थोड़ा सा एफडीआई, एफपीआई इन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब हमारे इस सीरीज़ में यूनिट 1 के केवल 1 से 2 लेक्चर और बचे हैं, जिसके बाद आपका यूनिट 1 लगभग अपनी पूर्णता की तरफ होगा, जहां आपका यूनिट 1 कंप्लीट होने वाला हो जाएगा। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट के लिए कॉमर्स के लिए पर्टिकुलरली एक कम्प्लीटली फ्री बैच रन कर रहे हैं हम द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। तो इसको ज्वाइन करने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आइए हम बैच को शुरू करते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जिसे आप ज़रूरी समझें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आज हम बात करते हैं एफडीआई और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमारा ओवरऑल टॉपिक है। एफडीआई और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दोनों टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये ओवरऑल टॉपिक है। अब देखिए एफडीआई क्या होता है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दो टर्म है, अभी आसान भाषा में थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे इसको पढ़ेंगे। एक है एफपीआई और एक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, फिर कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें आपको ध्यान नहीं देना। आपको मेजर ये ध्यान देना है कि जब भी कोई बाहर की फर्म किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है तो वो एफडीआई है। 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है तो वो एफपीआई है, एफडीआई है। और अगर 10% से कम करती है तो वो एफपीआई। मतलब अगर आपने कोई बाहर का इन्वेस्टर है या कोई बाहर की फर्म है जिसने इंडियन किसी फर्म में अगर 2-4% लिया है तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो एक इन्वेस्टर की तरह केवल पैसा लगा हुआ इन्वेस्टमेंट है, उसका कोई मेजर रोल नहीं है। लेकिन जब किसी ने 10% से ऊपर, किसी ने 20% स्टेक खरीद लिया, 30% स्टेक खरीद लिया, अब इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उस कंपनी का, उस फर्म का इसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इन दोनों के वर्ड के बीच का आपको अभी डिफरेंस समझना जरूरी है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अभी एफडीआई पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आइए एफडीआई पे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स एन इन्वेस्टर और कंपनी एक्वायरिंग अ सिग्निफिकेंट, देखिए यही सिग्निफिकेंट का मतलब 10% से ज़्यादा है, लास्टिंग इंटरेस्ट इन अ बिजनेस इन अनदर कंट्री। देखिए सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट और लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट क्यों कह रहे हैं? जब आप किसी कंपनी में मेजर स्टेक लेते हो तो आप इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हो क्योंकि आप किसी कंपनी का 20% 30% हिस्सा सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीदोगे। आप खरीदोगे कि आपका कुछ उसमें इंटरेस्ट होगा, आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हो। लेकिन अगर आपने कहीं 1% 2% लिया है तो आपके बारे में आपका जो प्राइमरी मोटिव होगा वो इन्वेस्टिंग के थ्रू प्रॉफिट होगा, जहाँ पे आप कोशिश करोगे कि आपका जैसे ही शेयर प्राइस से रेट निकलता है आप वहाँ से निकलना चाहोगे। तो ये लास्टिंग इंटरेस्ट इन अ बिजनेस इन अनदर कंट्री विच ग्रांट्स द परचेजर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द असेट। इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो असेट के ऊपर कंट्रोलिंग है वो कैसी होगी? डायरेक्ट हो जाएगी। आपको किसी के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू नहीं, आप डायरेक्टली वहाँ पे इन्वेस्टेड माने जाओगे। आप डायरेक्टली इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी है, कोई फॉरेन कंट्री का इंडिविजुअल है, वो क्या करता है, डायरेक्टली इंडिया में लैंड खरीदना चाह रहा है, फैक्ट्री खरीदना चाह रहा है, तो उसको एफडीआई के थ्रू आना पड़ेगा। दिस इन्वेस्टमेंट कैन लीड टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज दैट मे नॉट बी अटेन थ्रू सिंपल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड। अगर जो आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और असेट्स को जो आप डायरेक्टली एक्वायर नहीं कर सकते हो नॉर्मल सोर्सेज से, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से, उसको आप एफडीआई के थ्रू करोगे। एफडीआई फिर क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी देखिए एफडीआई क्यों इंपॉर्टेंट है, होस्ट कंट्री, होम कंट्री, वो सब आगे समझेंगे। अभी हम मोटा मोटा समझते हैं कि रीज़न क्या है एफडीआई के पीछे इंपॉर्टेंट होने का। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एफडीआई इज हाईली रिगार्डेड ड्यू इन लार्ज पार्ट टू इट्स एबिलिटी टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ब्रिंगिंग इन मनी हेल्प्स होस्ट कंट्री फाइनेंस। अब देखिए ये होस्ट कंट्री, होम कंट्री आने लगा बार बार, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ होस्ट कंट्री और होम कंट्री के बीच का डिफरेंस क्या है। तो होस्ट कंट्री, देखिए होम मतलब आपका क्या होता है? घर होता है, आपका घर होता है। तो कोई कंपनी जहाँ की है, एक्चुअल में जहाँ बिलोंग करती है, जैसे एप्पल अमेरिका का, यूएसए का, टाटा इंडिया की कंपनी है, तो जो एक्चुअल कंपनी जहाँ से बिलोंग करती है वो उसकी होम कंट्री हो गई। एप्पल की होम कंट्री क्या हुई? यूएसए। एप्पल की होम कंट्री क्या हुई? यूएसए, ठीक है। होस्ट कंट्री, जब यही एप्पल इंडिया आता है तो इंडिया क्या हो जाएगी? होस्ट कंट्री। आप कहते हैं ना मेहमानों को आप होस्ट करते हैं, गेस्ट्स को अपने होस्ट करते हैं, तो इसका मतलब होस्ट मतलब जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है, जिसके यहाँ लोग जाते हैं। तो यहाँ पे होस्ट का मतलब ये है कि जो कंट्री में बाहर से कंपनियाँ आएंगी वो होस्ट कंट्री है, और जो कंपनी का एक्चुअल कंट्री, जहाँ उसका फॉर्मेशन, जहाँ उसका एक्चुअल मैनेजिंग ऑपरेशन बैठा हुआ है, उसे कहते हैं होम कंट्री। जहाँ पे भी मैनेजमेंट बैठा होता है वही होम कंट्री होती है। ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कंट्री जहाँ बनी हो ज़रूरी है वही होम कंट्री हो। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि कई बार, अब उसके ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है, बस आपको समझने के लिए बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट के या टैक्सेस के डर से मे भी कोई कंपनी इंडिया की हो, पर वो अपना मैनेजमेंट जाकर के सिंगापुर बिठा दे,
क्योंकि उसको अपना होम कंट्री बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस कम है। तो इसलिए मैनेजमेंट को आपको देखना होता है, फॉर्मेशन से मतलब नहीं, मतलब है मैनेजमेंट से। लेकिन ज़्यादातर जहाँ फॉर्मेशन होता है वही होस्ट कंट्रियाँ, होम कंट्रियाँ होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इट इज़ ब्रिंगिंग इन मनी हेल्प्स अ होस्ट कंट्री फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सपैंड इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड क्रिएट जॉब्स। दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ सीवियर इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग, ठीक है। होस्ट कंट्री को फायदा क्या होता है, जब एफडीआई आता है, जब आपके पास बाहर से पैसा आता है, जब इंडिया में, इंडियन मार्केट में अगर सिर्फ इंडियंस पैसा लगाएंगे तो जितनी आपकी जीडीपी है, जितनी आपकी इनकम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही लगा सकते हो अपनी ग्रोथ के लिए। तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे एक बैरियर सेट हो जाता है। मान लीजिए आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे एक बैरियर सेट हो जाता है 10,000, मान लीजिए 10,000 करोड़ का हो, वैसे बहुत ज़्यादा, लेकिन एक समझने के लिए मान लीजिए। लेकिन जब इसमें बड़े देश के भी आने जाते हैं, जैसे यूएसए, G7 कंट्रीज़ हैं, इन सारी कंट्रीज़ का जब फंड आने लगेगा, जब यहाँ से एफडीआई आने लगेगी, तो आपके एक्सपेंशन पे कोई लिमिट नहीं है। अब कितना भी कैपिटल लगाया जा सकता है और आपकी ग्रोथ कितनी भी ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे बड़ा फायदा किसी भी होस्ट कंट्री को होता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने के चांसेस होते हैं। दूसरा क्या है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एफडीआई रेगुलरली इंट्रोड्यूसेस कटिंग एज टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू होस्ट नेशंस। इंटरनेशनल कंपनीज कैन सेट अप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स इन नेशंस दे आर होस्टिंग, प्रमोटिंग क्रिएटिविटी, ठीक ठीक। इसका मतलब ये हुआ, जब कोई नई कंपनी बाहर से आती है ना किसी कंट्री में, मान लीजिए कोई यूएसए की कंपनी इंडिया में आई है, तो अब उसे पता है कि हमें इंडिया में ऑपरेशंस रन करने हैं और इंडिया में पहले से भी कंट्रीज़ हैं, पहले से भी कंपनियां हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसी, इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे कोई कंपनी स्टैब्लिश्ड ही ना हो। तो वहाँ कॉम्पिटिटिव एज लेने के लिए और वहाँ स्टैब्लिश्ड होने के लिए अपने साथ क्या लाएंगी, ये अपने साथ नई टेक्नोलॉजी और नया इनोवेटेड प्रोडक्ट लाएंगे। जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट, बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी का और बेहतर इनोवेशन के साथ वो प्रोडक्ट लाएंगी। क्यों? ताकि उसकी मार्केट में एक्सेप्टेंस बने, तभी तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। जब चाइनीज़ फ़ोन इंडियन मार्केट में आते हैं तो क्या करते हैं, वो फीचर्स बहुत ज़्यादा, इनोवेशन लेकर के बहुत ज़्यादा फीचर्स लेकर के आ जाते हैं। आपको 10,000 के फ़ोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा दे देंगे चाइनीज़ फ़ोन्स। तो इससे क्या होता है, मार्केट में आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। और होस्ट कंट्री का यानी इंडिया का फ़ायदा क्या है कि अल्टीमेटली आपको वो टेक्नोलॉजी, वो इनोवेशन और वो लाइफस्टाइल तो मिल ही रही है ना। तो होस्ट कंट्री का ये बेनिफिट होता है, ठीक है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है होस्ट कंट्री के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोई कंपनी आएगी तो वो अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, और जब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगा तो आप उस इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं यूज़ करोगे ना। पावर प्रोजेक्ट्स में, पोर्ट्स में, अभी देखिए अडानी पोर्ट्स बन रहा है, हाईवेज़ में, इन सब जगह इन्वेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि हर होस्ट कंट्री चाहती है कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएँ, और एफडीआई मंगाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके देश में एफडीआई बढ़े, जैसे इंडिया में एफडीआई बहुत अच्छा खासा है, तो अगर आप चाहते हो आपके देश में एफडीआई बढ़े, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें आपके देश में, तो आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए, तब तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास रोड ही नहीं है, आपके पास बैंक की फैसिलिटी नहीं है, आपके पास पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है, आपके पास पावर की फैसिलिटी नहीं है, तो बाहरी कंपनियां कम आएंगी। तो एफडीआई के आने से ये भी फायदा होता है, एक तो कुछ एफडीआई आती ही इस फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में, और दूसरा एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। क्रिएट जॉब्स एंड डेवलप स्किल्स। देखिए कोई भी कंपनी आए, चाहे वो बाहर की आए चाहे इंडिया की है, जब कोई बाहर की कंपनी भी इंडिया में आएगी तो जाहिर सी बात है, जब अपना फैक्ट्री सेटअप करेगी, अपने प्रोसेस को रन करेगी, अपने सेल्स के लिए सेल्स टीम हायर करेगी, ऑपरेशंस के लिए ऑपरेशन टीम हायर करेगी, प्रोडक्शन के लिए पूरा एक एम्प्लॉय चेन हायर करेगी, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट, किसी भी देश में स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, इनहेंसिंग ह्यूमन कैपिटल, ये सब क्या होता है, बढ़ता है। स्किल कैसे बढ़ जाती है? स्किल बढ़ने का सिंपल सा रीज़न, अगर आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट आपके देश में आ रहा है और उसको वहाँ पे जॉब लेने के लिए आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए, अकाउंटिंग की स्किल होनी चाहिए, आपके पास एचआर की स्किल होनी चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, उसको सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये लोग कई बार ऑन ट्रेनिंग भी स्किल सिखाते हैं, कि जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने यहाँ पे लोगों को हायर किया, फिर वो अपने पास कुछ दिन ट्रेन करते हैं, तो आपको वो स्किल सीखने में, जॉब क्रिएशन में हेल्प होती है। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। And excessive reliance on single sector can pose a threat to financial stability of any country. FDI can help diversify the host country's economy by attracting investment into a range of industries. Because its diversification, the economy is less vulnerable to shocks. देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं इन्वेस्टिंग के लिए, और आपने सारे पैसे उठा करके किसी एक बैंक में रख दिए, किसी एक शेयर में डाल दिए। शेयर आप लोग थोड़ा कम समझोगे इसलिए मैं बैंक के थ्रू समझा रहा हूँ, या मान लीजिए शेयर में डाल दिए और वही पर्टिकुलर शेयर डूब गया, वही पर्टिकुलर बैंक डूब गया, तो ये आपके 10,000 पूरे चले जाएंगे। आप इसको 10,000 को 10,000 करोड़ भी समझ सकते हो, ये पूरे चले जाएंगे। वहीं अगर कोई होशियार आदमी होगा, जैसे इन्वेस्टिंग ढंग से आती होगी, तो वो क्या करेगा, वही 10,000 को डाइवर्सिफाई कर देगा, बांट देगा, 2,000 इसमें, 2,000 इसमें, 2,000 इसमें, 2,000 इसमें। अगर कोई एक सेक्टर बुरा परफॉर्म भी करता है तब भी बाकी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ठीक है। एफडीआई में ऐसा कैसे हो जाता है? एफडीआई में ऐसे होता है कि मान लीजिए आप एग्रीकल्चरली बहुत स्ट्रांग कंट्री हैं, ठीक है,
जब एफडीआई आएगी तो बहुत सारे सेक्टर्स पे आएगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे भी आएगी, वो आईटी सेक्टर में भी आएगी, वो डिफेंस में भी आएगी, तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट आएगा। तो अगर मान लीजिए आपके कोई कंट्री में कोई सेक्टर पर्टिकुलरली खराब भी कर रहा है, अभी आईटी सेक्टर खराब करने लग जाए इंडिया में, तब भी एफडीआई के थ्रू आपके कंपनी देश में क्या रहेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, देश का सारा कॉन्सेंट्रेशन एग्रीकल्चर और आईटी में है, और अगर वो डूबे तो देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जाने की चांसेस होते हैं। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट एफडीआई में हेल्प अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट इन ऑर्डर टू जनरेट मनी एल्सवेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स दैट एस्टैब्लिश बिजनेस इन अ होस्ट कंट्री। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको क्या समझना है, बीओपी। जाहिर सी बात, आप कॉमर्स से हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बीओपी का मतलब पता होगा। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए अभी ये समझना है कि मान लीजिए दो कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी, ये एक दूसरे से साल भर में कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, इसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप कितना सामान यहाँ से मंगाते हो और ये कितना सामान, आप कितना सामान वहाँ भेजते हो। अब जो ज़्यादा सामान भेजता है, जिसके एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स जिसके ज़्यादा है, मान लीजिए आप उनसे 10 रुपये का सामान मंगाते हो और 20 रुपये का सामान भेज रहे हो, आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो ये कहा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में। अगर उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो ये कहा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री ए के फेवर में है। ठीक है। तो एफडीआई बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने में मदद करता है। होस्ट कंट्री ऑफन एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑफसेटिंग द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, दिस कैन रिजल्ट इन मोर फेवरेबल ट्रेड बैलेंस। मतलब अगर आपके यहाँ एफडीआई आएगी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, डायरेक्ट यहीं प्रोडक्शन होगी, तो आपके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, एफडीआई नहीं आती, तो टेक्नोलॉजी जो वो लेकर के आ रहे हैं आपको कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करनी पड़ती। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए क्या होता है, ज़्यादा इंपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए खराब माना जाता है, तब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में नहीं होता। पर अब प्रोडक्शन ही यही हो रहा है, सारी फैसिलिटीज़ ही आपके पास है, तो ये आपके लिए फेवरेबल है। Access to international market. Companies in countries of origin may employ FDI to increase their presence abroad. Business can take advantage of emerging markets and gain access to new customers. अब देखिए इंटरनेशनल मार्केट, जाहिर सी बात है, मान लीजिए होम कंट्री की तरफ से आप देख करके चलिए, तो जो कंपनियां, अगर एप्पल सिर्फ यूएसए में रह जाती तो उसकी ग्रोथ की पोटेंशियल कम हो जाती, लेकिन एफडीआई के थ्रू एप्पल क्या कर रहा है, एप्पल पूरी दुनिया की मार्केट में जा रहा है, इंडिया भी आ रहा है, चाइना भी आ रहा है, बाकी रशिया भी जाएगा, तो इन सारे देशों में फैल रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी इजीली एक्सेसिबिलिटी कौन बढ़ा देता है, एफडीआई बढ़ा देता है। तो ये एफडीआई के इंपॉर्टेंस है। क्या ये आप सबको ये पूरा डेफिनेशन वगैरह इसके अंदर जो पूरा पैराग्राफ लिखा है ये आना चाहिए? नहीं। आपको क्या आना चाहिए, आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। जो मैंने समझाया है वो कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपने कंसेप्ट, जो आपने कंसेप्ट बिल्ड किया है, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, या कंसेप्ट कहिए, कॉन्सेप्ट कहिए, जो ये बिल्ड किया है, अगर ये आपके दिमाग में रह गया तो वहाँ पे चाहे वो क्वेश्चन को कितना भी घुमा लें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए फेवरेबल है या नहीं है, आप आंसर कर ले जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो, अगर आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है, तब आपके लिए समस्या है। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एफडीआई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक दो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे दिख जाते हैं। सिंपल मीनिंग है, इसलिए मैंने केवल नाम लिख करके छोड़ दिया आपको समझाने के लिए। सिंपल मीनिंग है, इसमें केवल आपको एक बार मीनिंग समझ लेनी है। एक बार आप समझ गए तो दोबारा उसमें कुछ नए जैसा नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है। अब देखिए पहले दो एफडीआई को देखिए, तो आप क्या पढ़ते हैं, इनवर्ड एफडीआई और आउटवर्ड एफडीआई। साफ साफ पढ़ पा रहे हैं। एक कौन सा है, इनवर्ड एफडीआई, और एक है आउटवर्ड एफडीआई। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी चलाएं तो आपको दिमाग से पता चल जाएगा कि इन दोनों में नाम से ही क्लियर हो रहा है। इनवर्ड एफडीआई क्या होता है, जब कोई फॉरेन एंटिटी है, ठीक है, कोई फॉरेन एंटिटी है, वो आपके डोमेस्टिक बिजनेस में, मतलब मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल को क्लियरली लिखना चाहूँ, तो ये कहूँ कि मान लीजिए कोई यूएसए की कंपनी है, कोई यूएसए की कंपनी है और वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। आपके देश में पैसा आ रहा है, आपके देश में इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये इनवर्ड एफडीआई है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, पर जो लोग समझ जाते हैं उनका 2-3 क्वेश्चन सही हो जाता है, जो नहीं समझ पाते, जिनके में कन्फ्यूजन रह जाती है, उनका गड़बड़ हो जाता है। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ। तो आपको हमेशा याद रखना कि अगर इनवर्ड पैसा आपके देश में आ रहा है, किसी बाहर कंट्री से डोमेस्टिक असेट्स में, डोमेस्टिक बिजनेसेस में पैसा आ रहा है, कैपिटल इनफ्लो हो रही है, कैपिटल क्या हो रही है, इनफ्लो हो रही है, तो इसको बोलते हैं इनवर्ड एफडीआई। अब आउटवर्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा अगर आपके देश से पैसा बाहर जा रहा है, कैपिटल जो है उसका आउटफ्लो हो रहा है, कैपिटल बाहर जा रहा है। इंडिया से कोई कंपनी यूएसए चली जा रही है, मान लीजिए टाटा मोटर्स जाए और यूएसए में इन्वेस्ट करे, वहाँ अपनी फैक्ट्री खोले। टाटा ने खोला है या यूके में खोला है ना, रेंज रोवर के साथ टाई अप करके, उसको रेंज रोवर को एक्वायर करके बल्कि, तो इसे बोलते हैं आउटवर्ड एफडीआई। इनवर्ड एफडीआई में क्या होगा, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। इनवर्ड एफडीआई में पैसा इंडिया में आएगा, इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी। कहाँ से, पूरी दुनिया से, बाहर से इंडिया में पैसा आएगा, आपके देश में आएगा। आउटवर्ड में क्या होगा, पैसा आपके देश से पूरी दुनिया में जाएगा, पूरी बाहर के लिए जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है इनवर्ड और आउटवर्ड में कोई कंफ्यूजन रह गई होगी, तो इनवर्ड एफडीआई हो गया, आउटवर्ड एफडीआई हो गया।
अब है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इसी ग्रीन फील्ड के साथ एक और चीज़ होती है, इसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन समझिए। अब देखिए, इसको भी मैं आपको याद करा दे रहा हूँ, इसको भी आपको कुछ रटने जैसा नहीं। आपने नया कभी भी, मान लीजिए मैं आप कह रहा हूँ, मूवीज़ भी देखी होंगी बॉलीवुड, अगर आप विलेज बैकग्राउंड से तब तो बहुत बढ़िया, नहीं भी है तो आपने पिक्चर्स देखी होंगी ना कि जो घास की फील्ड में पिक्चर्स खींची जाती है, नए नए क्रॉप्स होते हैं, नए नए प्लांट्स होते हैं, वो किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, एकदम हरे रहते हैं। नई नई अभी चावल की आपको वीडियो मिल जाएंगे, जो चावल लगते हैं एकदम नए नए ग्रीन ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं। और जब वही क्रॉप्स पुराने हो जाते हैं, जब गेहूँ काटा जाता है या जब फसलें काटी जाती हैं, तो वो किस कलर की हो जाती हैं? ब्राउन कलर की हो जाती हैं, ब्राउन कलर की। तो बस यही ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। कैसे? यही सेम टू सेम कैसे है? ऐसे है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी भी सेक्टर में आप एकदम स्क्रैच से शुरुआत कर रहे हो, एकदम स्क्रैच से शुरुआत कर रहे हो, एकदम न्यू, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, आपको एकदम नए सेक्टर में ही काम करने जा रहे हो। जैसे अभी कोई स्पेस सेक्टर, एकदम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अगर इंडिया में कोई स्पेस सेक्टर में काम करने चला जाए, पर्टिकुलरली स्पेस ट्रैवल में, तो ये एकदम ग्रीन फील्ड काम है। यहाँ पे अभी इसको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना जहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, आप जीरो से, स्क्रैच से, जीरो से काम शुरू करते हो। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगा सर? फिर ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट मैंने बताया ना, जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, जब क्रॉप्स पुरानी हो जाती है, तो प्लांट्स पुराने हो जाते हैं, तो उनका स्टेम कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। पेड़ भी देखिए तो हरा, नया पेड़ में हरा हरा स्टेम रहता है, हरी हरी स्टेम रहती है, और जब पेड़ पुराना हो जाता है उसका स्टेम ब्राउन हो जाता है। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब वो सेक्टर जो पहले से अवेलेबल हैं। आप क्या कर रहे हो? पहले से फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप बाहर यूएसए के आदमी हो, आपने देखा इंडिया में कुछ फैक्ट्रीज पहले से हैं, कुछ सेक्टर्स में काम पहले से चल रहा है, आपने इनको क्या किया? इनको एक्वायर कर लिया, या तो लीज पे या लोन पे लेकर के आपने यहाँ पे काम शुरू कर दिया। कोई नया काम नहीं किया, जो एग्जिस्टिंग काम था उसको आपने ओवरटेक करके पैसा कमाना शुरू कर दिया। दिस इज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। एकदम स्क्रैच, जीरो से आप जाकर के पैसा लगा रहे हो, काम शुरू कर रहे हो, तो वो है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। मेरे हिसाब से अब ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है। इसलिए बहुत अच्छे से इनवर्ड एफडीआई, आउटवर्ड एफडीआई, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ये दिमाग में रखिएगा। कई बार इसमें पेपर 1 में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड क्योंकि इकोनॉमी का टर्म माना जाता है, तो इससे वहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मर्जर और एक्विजिशन कैसा तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का? तो देखिए, अगर आप सोचिए, आप अपने आप को एक इन्वेस्टर समझिए, तो अगर आप किसी कंपनी देश में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो एक तो है आप वहाँ जाएँ, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करें, मतलब नई तरह से पूरी कंपनी बनाएं। दूसरा तरीका क्या है कि वहाँ कोई कंपनी है तो या तो उसको एक्वायर कर ले, या उसके साथ मर्ज हो जाए, या उसके साथ मिल लें कि भाई ए हम हैं और बी आप हैं, तो A+B मिलकर हम AB लिमिटेड बना ले रहे हैं, AB कंपनी बना ले रहे हैं। ये भी क्या है? पैसा देने का तरीका है। मतलब अगर हमारे देश के कंटेक्स्ट में बात करें तो कैसा होगा? यूएसए की कंपनी है एप्पल, उसको यहाँ पे काम करना है, उसने आया, हमारे लिए टाटा है, टाटा से उसने क्या कहा कि हम लोग मिल करके काम करते हैं, एक नई कंपनी बना ली। इसको बोलते हैं मर्जर और एक्विजिशन के थ्रू पैसा आना। खुद आकर के पूरी फैक्ट्री सेटअप करने से अच्छा था कि उन्होंने एप्पल के साथ काम, टाटा के साथ काम ले लिया। अब देखिए, 2 और आ रहे हैं एफडीआई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये भी कन्फ्यूजन है लेकिन बहुत आसान है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसे बहुत इजी है, बस आपको दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब होता है जब आप सेम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हो, पर कहाँ? अब्रॉड। मतलब आपकी कोई कार की कंपनी है इंडिया में, मान लीजिए टाटा मोटर्स है, आपकी कोई कार की कंपनी है इंडिया में, जब सेम आप कार की ही कंपनी में पैसा लगाते हो, लेकिन कहाँ? यूएसए, यूके, रशिया, कहीं भी, तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल मतलब बराबर वाले में, तो सेम इंडस्ट्री में आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन कहाँ? बाहर लगा रहे हो। मतलब अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कोई यूएसए की कार की कंपनी है, उसने इंडिया की कार की कंपनी में या इंडियन कार्स में पैसा लगाया, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई क्या होता है? वर्टिकल एफडीआई पहले समझिए, ये होता है 2 पार्ट में। वर्टिकल एफडीआई को हमको समझने के लिए इसको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब आगे और बैकवर्ड का मतलब पीछे। तो इसमें क्या होता है? हम अलग अलग स्टेजेस पे पैसा लगाते हैं। अपने यहाँ पैसा लगाने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, सीधे कार के बिजनेस में लगाने से अच्छा है हम क्या करें, उसके डिफरेंट स्टेजेस में लगाएं। डिफरेंट स्टेजेस का मतलब, बैकवर्ड का मतलब कार बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल में मान लीजिए स्टील चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए कार बनाने के लिए। अगर हम हमारी टाटा मोटर्स है, समझ लीजिए इस समय हम लोग टाटा मोटर्स के मालिक हैं, आप टाटा मोटर्स के मालिक हैं, आपने टाटा स्टील में पैसा लगाया, आपने स्टील के किसी इन्वेस्टमेंट में बाहर पैसा लगाया, जर्मनी में कोई स्टील की फर्म मिल रही थी, आपने उसमें पैसा लगा दिया। ये क्या हुआ? ये हुआ बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई।
आपने वर्टिकल तो एफडीआई किया, मतलब ऊपर नीचे। वर्टिकल का मतलब जो आप किसी भी सेगमेंट के ऊपर या नीचे जिसमें आप हो उसमें नहीं करके उसके ऊपर या उसके नीचे वाले पोर्शन में करते हो, ये बैकवर्ड एफडीआई हुआ। मतलब प्रोडक्शन में जो आपको रॉ मटेरियल लग रहा था आपने उसमें इन्वेस्ट किया। और फॉरवर्ड एफडीआई क्या होता है, इसमें हम उस चीज़ों में बात करते हैं जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कार बेचने के लिए अब हमने क्या किया, कार के शोरूम्स में पैसा लगाना शुरू कर दिया। कार के शोरूम में कोई चेन बना दी हमने कार सेलर्स की। जैसे देखिए मारुति का बहुत बढ़िया शोरूम है केटीएल क्या करता है, मारुति की कारें बेचता है। तो हमने क्या किया, अब अपने से नीचे पैसा लगा दिया। फॉरवर्ड एफडीआई में हम जिस स्टेज पे हैं उससे आगे वाली कंपनी में पैसा लगाते हैं। मतलब अगर हम कार बनाते हैं तो हम कार बेचने वाली कंपनी में पैसा लगाएंगे, क्योंकि कार बेचेंगे कार बनने के बाद, इसे बोलेंगे फॉरवर्ड एफडीआई। बैकवर्ड एफडीआई में क्या करेंगे, हम अपने से पीछे वाली कंपनी में पैसा लगाते हैं। हमसे पीछे क्या, हमने कार बनाई है तो हमसे पहले भाई स्टील की कंपनी होगी, पावर की कंपनी होगी, स्टीयरिंग की कंपनी होगी, टायर की कंपनी होगी, हम अगर उसमें पैसा लगाते हैं तो वो बैकवर्ड एफडीआई है। कोई कन्फ्यूजन इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कन्फ्यूजन ज़रूर डाल दीजिएगा। ये सब बहुत ईजी टॉपिक है। देखिए जो होशियार बच्चा होता है, जो होशियार एस्पिरेंट होता है, वो क्या करता है, वो मुश्किल टॉपिक्स पे पहले ध्यान नहीं देता, वो पहले इजी वाले पे ध्यान देता है। क्योंकि अगर आपने इजी वाले गलत कर दिए तो आप वैसे भी बहुत बच्चों से पीछे हो जाओगे। ये इजी है और बहुत इजीली स्कोरिंग है, तो पहले इजी सारे करने हैं आपको। मॉडरेट में आपको 90% 80% क्वेश्चन करने का ट्राई करना है, और अगर हार्ड में आप 30-40% कर ले जाते हो तो आपका पेपर निकल जाता है। तो आप पूरा हार्ड में 100% करने की कोशिश करोगे तो देखिए वो बनाए इस हिसाब से गए कि आप, मैं या कोई भी उसको हार्ड वाले क्वेश्चंस को 100% नहीं करता, वरना नेट में जो मैक्सिमम मार्क्स हो 300 जाते, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ध्यान करना है कि ईजी वाला कोई पोर्शन ना छूटे, तो इसलिए ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है रिसोर्स सीकिंग, मार्केट सीकिंग, एफिशिएंसी सीकिंग, स्ट्रैटेजिक असेट सीकिंग। ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। कैसे है बताता हूँ। रिसोर्स सीकिंग मतलब हमारी कोई कंपनी थी और हमें पता चला कि उससे जुड़े जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किसी दूसरी कंट्री में सस्ते दाम पे मिलते हैं। मतलब मैं बैटरी बनाता हूँ और मुझे पता चला कि वेनेजुएला में या चाइना में लिथियम बहुत सस्ता मिलता है, तो मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये इन्वेस्टमेंट मैंने बिजनेस करने के लिए नहीं किया, सिर्फ इसलिए किया कि मुझे रिसोर्स सस्ते दाम पे मैं किसी और से खरीदूँ, इससे अच्छा मैं वहाँ अपना खुद प्लांट लगाऊँ, वहाँ से लिथियम बनाऊँ, खुद ले लूँ। इसे बोलते हैं रिसोर्स सीकिंग, जहाँ हमने किस लिए इन्वेस्टमेंट किया, रिसोर्स को लेने के लिए। तो फिर मार्केट सीकिंग क्या होगा, बहुत कॉमन सेंस से भी आदमी बता सकता है। मार्केट सीकिंग का मतलब जहाँ हम मार्केट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। देखिए इंडिया में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसी मार्केट सीकिंग के लिए आता है। मान लीजिए आप प्रोडक्शन में बहुत अच्छी कंट्री हैं, आप बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन आपके पास मार्केट ही नहीं, लोग ही नहीं सामान खरीदने वाले, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे देशों में जाएंगे जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो बाहर की कंपनियाँ, यूरोप की कंपनियाँ इंडिया क्यों आना चाहती हैं, इंडिया चाइना क्यों आना चाहती हैं, कि यहाँ मार्केट बहुत बड़ा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा खरीदने को तैयार है, कैपेबिलिटी भी रखते हैं और खरीदने के लिए जनता भी है। तो इसको बोलते हैं मार्केट सीकिंग। तो लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट कर देते हैं कि हम यही कंपनी बनाएंगे, लोग हमसे जुड़ा हुआ फील करेंगे तो हमारे सामान लेंगे, वो यहीं बना करके यहीं बेचेंगे तो लोगों को सस्ता मिलेगा तो और लेंगे। जब आप इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हो कि आपको मार्केट मिल जाए, तो वो मार्केट सीकिंग है। एफिशिएंसी सीकिंग, अभी इन्वेस्टमेंट आपने एफिशिएंसी के लिए की, आप कहेंगे एफिशिएंसी कैसे मिल जाएगी, खरीदने से तो मिलती नहीं। आपको पता है कि कहीं की प्रोडक्शन टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, जैसे इंडिया में लेबर बहुत सस्ता है, जापान में टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती भी है और अच्छी भी है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको लेबर में एफिशिएंसी चाहिए तो आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, टेक्नोलॉजी में एफिशिएंसी चाहिए आप जापान में इन्वेस्ट कर देंगे। इसे बोलते हैं एफिशिएंसी सीकिंग, आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ पे आपको एफिशिएंसी मिल सके। तो फिर स्ट्रैटेजिक असेट सीकिंग क्या है, स्ट्रैटेजिक असेट सीकिंग एक यही बचेगा। तो फिर ये क्या है, ये क्या रिसोर्स सीकिंग जैसा ही है, तो जी ये बिल्कुल रिसोर्स सीकिंग जैसा ही है। पर स्ट्रैटेजिक असेट्स रिसोर्स नहीं होते, रिसोर्स कोई भी नॉर्मल चीज़ें हो सकती है, आपको पावर चाहिए, पानी चाहिए, वो रिसोर्स हो जाता है। स्ट्रैटेजिक असेट वो होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो किसी हमारे, अब डिफेंस के लिए कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं, आप न्यूक्लियर पावर के लिए कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं, अब उसके लिए आपको स्ट्रैटेजिक असेट चाहिए, उस पर आपको कंट्रोल चाहिए कि ऐसा ना हो कि मान लीजिए डीआरडीओ के लिए मिसाइल बना रहे हैं, आप डीआरडीओ के लिए मिसाइल बना रहे हैं, अब आपको पता है इसमें जो भी लगने वाला यूरेनियम या जो भी मटीरियल है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो आप क्या करेंगे, एज एन डीआरडीओ आप चाहेंगे आप ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट कर दें, कि ऐसा ना हो कि कल को ऑस्ट्रेलिया की वो कंपनी आपको माल देना बंद कर दे, स्टॉक देना बंद कर दे, आपका डिफेंस फंस जाए। इसलिए आप स्ट्रैटेजिकली असेट, इंपॉर्टेंट असेट को जब सीख करने के लिए, लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको स्ट्रैटेजिक असेट सीकिंग कहते हैं। मुझे लग रहा है सारे टाइप्स ऑफ एफडीआई आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ तक सब समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फीस तो कोई हम आपसे चार्ज कर नहीं रहे, तो कम से कम हमें अपना सपोर्ट दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ एफडीआई। कैसे कैसे एफडीआई हम आ सकते हैं। बाय एक्वायरिंग शेयर इन एन एसोसिएट एंटरप्राइज, किसी एंटरप्राइज के हम बहुत ज़्यादा शेयर खरीद लें। कितने शेयर सर
10% से ज़्यादा मैं बता चुका हूँ आपको। तो क्या होगा कि आप FDI ला सकते हो। आपको अगर किसी देश में FDI करना है तो आप वहाँ के किसी प्रमुख कंपनी का, किसी मेजर कंपनी का 10% 12% से ज़्यादा स्टॉक खरीद लीजिए। तो एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होगा, थ्रू अ मर्जर और एक्विजिशन, इस पर हम बात कर चुके हैं। वहाँ किसी कंपनी के साथ या तो आप दोस्ती कर लीजिए, मर्जर कर लीजिए, उसके साथ मिल जाइए, या उसको खरीद लीजिए पैसा देकर के। जैसे रतन टाटा ने क्या क्या, वहाँ पर UK की कंपनी थी रेंज रोवर, उसको एक्वायर कर लिया और अब आराम से अपनी कारें वहाँ बेचते हैं रेंज रोवर के नाम से। एक ये हो सकता है। ऑफ एन अनरिलेटेड, रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, दोनों चलता है। लो कॉर्पोरेट टैक्स एंड इंडिविजुअल इनकम टैक्स रेट, ये भी FDI। देखिए अब एक कंपनी की तरह से, अगर आप देश की तरह सोचेंगे, एक कंट्री की तरह सोचेंगे, तो ये FDI अट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। सिंगापुर में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों होती है, टैक्स रेट कम है। तो अगर आपने मान लीजिए अपना टैक्स रेट बहुत कम रखा है बाहर वाली कंपनियों के लिए कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, आप टैक्स मत ही दीजिए। बहुत सी देश क्या करते हैं, वो अपना टैक्स नील कर देते हैं फॉरेन कंपनी के, नील या 0.5%, कुछ भी बहुत छोटा। इससे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट करने जाती हैं। अब आप कहेंगे सर अगर नील कर देते हैं 0% टैक्स या 0.5 1% टैक्स, इससे तो कोई कमाई ही नहीं होगी। वो दूसरी तरह से सोचते हैं। वहाँ पे मुद्दा ये होता है कि अगर आप यहाँ पे हमारे यहाँ बिजनेस इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक पैसा तो हमारे देश में लगा रहे हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, फैसिलिटीज़ जनरेट होंगी, और अगर एक बार ये सब हो गई तो पैसा तो हम वैसे भी कमा लेंगे। ये दूसरा अप्रोच होता है। कौन सा अप्रोच सही है गलत है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि FDI अट्रैक्ट करने का एक तरीका है कि आप कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कंपनियों पर टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स कम से कम रखिए। टैक्स हॉलीडेज दीजिए। जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी भी देश में बनते हैं, अपने यहाँ भी जो गिफ्ट सिटी बन रही है गुजरात में, वहाँ क्या किया, कुछ दिन के लिए टैक्स हॉलीडेज दिया। टैक्स हॉलीडे का मतलब क्या होता है कि आपको 3 साल 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना। अगर आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोलते हो तो आपको कुछ साल के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए हम छुट्टी दे देते हैं कि आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है इस पीरियड तक। इसको टैक्स हॉलीडे बोलते हैं। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट। अगर वो आपके देश में आए, कुछ काम करना चाहें, तो आप उनको वादा करो, आप उनको फैसिलिटी दो कि हम आपको रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, थोड़ा आपको रिलैक्सेशन देंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तब भी FDI आपके यहाँ अट्रैक्ट होगा। फिर है इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सब्सिडीज़। फाइनेंशियल सब्सिडीज़ देने का मतलब, अगर कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको लग रहा है कि बाहर किसी दूसरे देश के लोग इन्वेस्ट कम करना चाहेंगे, तो आप क्या करें, उनको सब्सिडीज़ दीजिए। कि सब्सिडी का मतलब ये होता है कि आप इस सेक्टर में अगर 10 करोड़ लगाते हैं तो 5 करोड़ गवर्नमेंट भी लगाएगी, आपको 5 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाएगा। तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट तो 5 ही करोड़ लगी और उसके बाद असेट 10 करोड़ का खड़ा हो गया। तो ऐसे क्या होता है, लोग इन्वेस्ट करने आते हैं। तो ये सब तरीके हैं FDI को अट्रैक्ट करने के। ठीक है, वही बात कि अब FDI क्यों अट्रैक्ट करेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया होगी, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन्हांस्ड होगी, बढ़िया ग्रोथ होगी आपकी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इनोवेशन बात कर चुके। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है। जब कोई कंपनी आपके यहाँ इन्वेस्ट करेगी, कोई पर्टिकुलर ब्रांड आपके यहाँ आएगा, तो जाहिर सी बात है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे। जब आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा तो भाई रोड बनेगी, सड़क बनेगी, बैंक बनेंगे, लोन की फैसिलिटी बनेगी, सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट होंगी। तो ये भी FDI का फ़ायदा है। और FDI के क्या फ़ायदा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। फॉरेन, अब देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑफन यूज़ द होस्ट कंट्री एज अ बेस फॉर देयर ऑपरेशंस। अब आप सोचो कि आपके यहाँ तो सर बाहर की कंपनी हमारे देश में आई तो हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। ऐसे बढ़ेगा कि जैसे अभी आपने सुना ना कि एप्पल अपनी फैक्ट्री इंडिया में खोल रहा है, तो क्या इंडिया में जो फ़ोन बनेंगे वो एप्पल क्या केवल इंडिया में बेचेगा? ऐसा तो नहीं, आसपास की सभी कंट्रीज़ में बेचेगा। बांग्लादेश बेचना हो, आपको पाकिस्तान बेचना हो, श्रीलंका बेचना हो, या ऊपर रशिया तक जाना हो, या यूरोप तक जाना हो, तो यहीं से जाएगा सामान। तो कई बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, आपके एक्सपोर्ट को भी बढ़ा देते हैं कि कोई बाहरी कंपनी आई, उसने आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, अब जो प्लांट आपके यहाँ लगाया, जो इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ से किया, अब वो यहाँ से बाहर सामान बेचेगी। तो जो एक्सपोर्ट तो आपके देश का माना जाएगा ना, क्योंकि सामान आपके यहाँ से जा रहा है। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बेस। आप किसी एक चीज़ में सेगमेंटेड थे, मैंने बताया था आपको, अब इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हर फील्ड में होगा, तो वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन होने से खतरा किस चीज़ का कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है इन्वेस्टमेंट के जानने का, कि अगर एक सेक्टर बुरा भी परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा सेक्टर संभाल लेगा। एक्सेस टू कैपिटल एंड फाइनेंसिंग। पैसा रहेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ईजी मिल जाते हैं किसको, होस्ट कंट्री को। दिस इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल कैन सप्लीमेंट डोमेस्टिक सेविंग्स, मेकिंग इट ईजियर फॉर लोकल बिजनेसेस टू एक्सेस फंड्स फॉर एक्सपेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अदर ग्रोथ ओरिएंटेड। देखिए अल्टीमेटली भले वो अपने फ़ायदे के लिए, पर आपके यहाँ कैपिटल तो लगा रहे हैं, अब वो फैक्ट्री बनवाएंगे, सब कुछ बनवाएंगे, तो पैसा आपकी इकोनॉमी में रोटेट होगा। फैक्ट्री तो भाई आपके इंडिया वाले लोग ही बनाएंगे, फिर वो जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो पैसा आपके यहाँ, तो अल्टीमेटली आपके देश में पैसा आ रहा है। एक बार आपके देश में वो पैसा सर्कुलेट होने लग गया, आपके सर्किल में वो मनी आ गई, तो उस पैसे से क्या चांसेस है, उस पैसे से चांसेस है कि आपके जो लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, लोकल और ब्रांड है, उनको भी आसानी से कैपिटल मिल जाए, लोन मिल जाए। ठीक है।
स्टिमुलेटेड कंपटीशन। द एंट्री ऑफ फॉरेन बिजनेस इंट्रोड्यूसेस हेल्थी कंपटीशन विद इन द डोमेस्टिक मार्केट। देखिए, जब बाहरी कोई भी ब्रांड आएगी तो आपके डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको खतरा पता है कि अगर हमने सही से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दिया, अगर हमने अच्छे प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं दिया, तो ये कंट्री, ये बाहर से आई हुई कंपनियां क्या करेंगी? हमारा मार्केट ओवरटेक कर लेंगी। तो इसलिए आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाने के लोग कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली आपकी डोमेस्टिक कंपनियां भी अच्छी होंगी। पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। पॉलिटिक्स से इसका क्या लेना देना सर? एफडीआई कैन कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी इन द होस्ट कंट्री। देखिए, जब किसी भी देश की इकोनॉमिक अगर स्टेबल रहेगी, हमने बताया कि एफडीआई से इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, तो अगर इकोनॉमी स्टेबल रहेगी तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। कहीं पे अगर इकोनॉमी खराब होती है, आप देखिए जिस भी देश में, आपको एग्जांपल है, आप श्रीलंका का ले लीजिए, हाल फिलहाल में बांग्लादेश का ले लीजिए, जिस भी देश में इकोनॉमी में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है तो आप ये नोटिस करेंगे कि वहाँ पर दंगे फसाद, मार पिटाई, लोगों में आपस में लड़ाई, फिर वहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब बहुत इजीली शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मनी इज़ एवरीथिंग। तो पैसा नहीं होगा तो सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए अगर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनानी, तब भी एफडीआई जरूरी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स आर ऑफन इन्वेस्टेड इन द कंट्रीज स्टेबिलिटी, लीडिंग देम टू एडवोकेट फॉर पॉलिसीज दैट। तो वो ऐसी पॉलिसीज़ बनवाने के लिए ऐसी बातें आपसे कहेंगे, ऐसी पॉलिसीज़ बनवाएंगे। क्यों? अच्छा, कोई बाहरी कंपनी, अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आती है, कोई बाहरी कंपनी क्यों चाहेगी कि हमारे दूसरे देश में स्टेबिलिटी रहे? भाई, आपके यहाँ वो बिज़नेस लगा रही है, अपना लाखों रुपए, अपना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, बिलियन डॉलर्स लगाएगी, तो अब वो क्या चाहेगी कि ये पैसा डूब जाए? अगर आपकी कंट्री में इंस्टेबिलिटी आती है, दंगे फसाद होते हैं, या पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट गिर जाती है, सरकारें स्टेबल नहीं रहती, तो ऐसी जगह पैसा डूबेगा ही तो उसका। तो वो कंपनी क्या करेगी? बड़ी कंपनियां आपको ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के लिए फोर्स करेंगी जो स्टेबिलिटी की तरफ जाती हों, जो आप इकोनॉमी को स्टेबल करें, आपकी गवर्नमेंट को, आपकी सोसाइटी को स्टेबल करें। ठीक है। इम्प्रूविंग ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, जब आपके यहाँ फॉरेन ब्रांड्स आएंगे तो वो क्या करेंगे? ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने लिख दिया था कि आपको अगर वो 4-5 ऑप्शन दे तो आप आराम से ढूंढ सकें। अगर आपकी स्किल ट्रांसफर करेगी, आपके लोगों को नॉलेज देगी, तो आपकी लोकल वर्कफोर्स क्या होगी? थोड़ा, अब जैसे इंडिया में आईटी सेक्टर इतना कैसे डेवलप कर गया, बाहर वाली कंपनियां भी आई, इंडियन कंपनियां भी डेवलप हुई, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों को आईटी की स्किल्स आ गई। ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस, सर इतनी अच्छाइयाँ हैं तो फिर एफडीआई हर फील्ड में होना चाहिए, एफडीआई क्यों हम लोग कुछ जगह पे रोकते भी हैं? तो सबसे बड़ी बात है लॉस ऑफ डोमेस्टिक कंट्रोल। जब कोई बाहरी ब्रांड के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ओवरऑल कंट्रोल कौन करेगा आपकी चीज़ों को? वो पर्टिकुलर ब्रांड उस फील्ड को, उस इंडस्ट्री को ओवरटेक कर लेगा। अगर उसने काम करना बंद कर दिया, उसने कोई भी हल्का सा, मान लीजिए कंपनी ही बंद हो गई या उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तो आपकी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ेगा। तो आपका जो खुद का डोमेस्टिक रिसोर्सेज पे खुद का कंट्रोल था वो तो चला गया, आपके फंड्स पे, आपके रिसोर्सेज पे कंट्रोल एक बाहरी कंपनी का है। तो एक ये प्रॉब्लम एफडीआई के साथ आती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स हु बाय लोकल बिजनेसेस मे हैव अ से इन इंपॉर्टेंट चॉइसेस दैट अफेक्ट द इकोनॉमी एंड सोवेनिटी ऑफ द होस्ट नेशन। आपके यहाँ से वो कुछ रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो कई बार भाई आपको उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो अब उनके ओपिनियन कई बार ऐसे होंगे जो आपके खिलाफ होंगे, आपके देश के खिलाफ होंगे, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो एफडीआई से कई बार आपका डोमेस्टिक कंट्रोल, कई बार सोवेनिटी भी इफेक्ट होती है कि हम आप कोई पॉलिसी बनाओगे और सामने वाला ब्रांड आपको मना कर देगा। जैसे व्हाट्सएप से अभी देखिए नए आईटी रूल्स आए कि गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप से कहा कि आपको हमको मैसेज का ओरिजिन बताना पड़ेगा। व्हाट्सएप ने कहा ये हमारी पॉलिसी में नहीं, हम नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बाहर से इन्वेस्टमेंट तो आई, बाहर से कंपनी तो आई है, लेकिन अब कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में क्लैश चल रहा है। तो ये सब सिचुएशन भी क्रिएट होती है। कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज, पहले ही रिसोर्सेज का, किसी भी देश में आप जाइए, रिसोर्सेज देखिए, रिसोर्सेज को लोग बहुत फ्री में लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। अब क्या होगा कि जो लोकल रिसोर्सेज है एक देश में, पूरी दुनिया भर की कंपनियां उस रिसोर्सेज के लिए रेस लगाएंगी। तो जो रिसोर्सेज अभी जिस स्पीड से निकाले जा रहे थे, जिस स्पीड से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उससे दुगनी स्पीड से क्या होंगे, एक्सप्लॉइट होंगे। तो लोकल रिसोर्सेज जैसे लेबर है, रॉ मटेरियल, इसके लिए सब 20 कंपनियां लड़ना शुरू कर देंगी। तो सबका प्राइस तो ऊपर जाएगा पर सबका एक्सप्लॉइटेशन भी बढ़ेगा। लेबर की वेलफेयर तो बढ़ेगी, सैलरी तो बढ़ेगी, पर उनका काम भी बढ़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। एक लेबर भी लगातार एक कंपनी छोड़ेंगे दूसरे में जाएंगे तो स्टेबिलिटी खराब होगी। वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, host countries that depend substantially on foreign direct investment are susceptible to changes in the global economy। अगर सब कुछ आपके यहाँ एफडीआई के थ्रू चलता है तो क्या होता है, जब हमारे यहाँ रिसेशन आया था 2008 में, या जब भी देखिए आप यूएसए की इकोनॉमी में रिसेशन आता है, यूएसए की इकोनॉमी खराब होती है तो दुनिया भर की इकोनॉमी खराब हो जाती है। उसके पीछे कारण क्या? उसके पीछे कारण यही है कि आपके यहाँ पैसा तो सब बाहर से लगा हुआ है, तो आपको ग्लोबल इकोनॉमी को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश, अभी देखिए रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है या किसी भी दो देशों की वॉर चलने लगे,
तो अल्टीमेटली ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट हो गया। और आपके यहाँ एफडीआई बहुत ज़्यादा है, आपके यहाँ खुद की कंपनियाँ ही नहीं, अभी इंडिया के पास खुद की बहुत कंपनियाँ, इसलिए हमारी मार्केट थोड़ी स्टेबल रहती। अगर आपके पास खुद की कंपनियाँ ही नहीं, खुद के ब्रांड ही नहीं है, आप पूरी तरह से एफडीआई पे डिपेंडेंट हो, तो जैसे ही ऐसी सिचुएशन आएगी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस खींचने लगेंगे। तो अल्टीमेटली ग्लोबल इकोनॉमी जैसे बेकार होगी, आप भी रिसेशन में आप भी चले जाओगे। इसलिए जब अमेरिका बर्बाद होता है तो बहुत सारे छोटे देश भी बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क, FDI can put host nations at risk of political instability. Foreign investors may experience uncertainty due to changes in government policy और unfavorable political environments. देखिए कई बार ऐसा क्या होता है कि FDI जब आती है ना तो आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मिला सकती है। कैसे? अभी देखिए थोड़ा आउट ऑफ द वे जा करके समझिए। कोई गवर्नमेंट है आपके देश में मान लीजिए XYZ गवर्नमेंट है। अब इसकी पॉलिसीज़ की वजह से फॉरेन गवर्नमेंट को, फॉरेन कंपनी को क्या लगता है कि अगर इनकी पॉलिसीज़ ऐसी चलती रही तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? वो पैसे के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू इस गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश करेंगे जिससे उनका लॉस हो रहा है। इस गवर्नमेंट के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। भले उसका तरीका कुछ भी हो सकता है कि वो किसी दूसरी पार्टी को फंड कर दें, ABC पार्टी है उसको फंड कर दें, या ऐसा कुछ भी करें। तो इससे क्या होगा? एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो बाद में इसीलिए जब ये फर्म्स बड़ी हो जाती है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं देश की, आप देखिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इतनी आसानी से कैसे चेंज हो जाता है। जो भी छोटे वीक देश होते हैं वहाँ पे इंस्टेबिलिटी इसीलिए आ जाती है क्योंकि उनके पास बाहर से फंड आ जाता है चीज़ों को रोटेट करने का। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि क्या इन सब डिसएडवांटेजेस और इतने सारे एडवांटेजेस के बीच हमें FDI के पास जाने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो हम फ़ायदे और नुकसान दोनों पढ़ेंगे। पहले होस्ट कंट्री की नज़र से, मतलब जिन कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रही है उसकी नज़र से, फिर होम कंट्री से की नज़र से, मतलब जहाँ से इन्वेस्टमेंट गई है, जहाँ से कंपनियाँ गई हैं। होस्ट कंट्री को फ़ायदा क्या है, मतलब कॉस्ट क्या है, यानी नुकसान क्या है। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, यानी नुकसान क्या है। तो होस्ट कंट्री का कॉस्ट है कल्चरल और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एक बाहर की कंपनी आएगी और बिना मतलब आपकी पॉलिटिक्स में, आपके कल्चर में इंटरफियर करेगी। अब वो कोई वेस्टर्न कंपनी आएगी, वो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी तो आपका लोकल कल्चर इफेक्ट होगा ही होगा, इसमें कोई दुराई नहीं। अनहेल्दी कंपटीशन टू डोमेस्टिक प्लेयर्स, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा पैसे के साथ आ रही है, तो आपके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो उसके साथ कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, वो अपना दिमाग लगा करके, पैसा लगा करके उनको ख़त्म कर देगी। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, किसी भी देश में कम कंपनी थी, मान लीजिए आपके यहाँ 10 कंपनी थी, लोकल थी, तो ये रिसोर्सेज को थोड़ा बहुत यूज़ करती थी, 10% रिसोर्सेज आपके यूज़ होते थे। अब आपके यहाँ 1000 कंपनियाँ आ गई और ये बड़ी कंपनियाँ, इनके पास बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है, बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट्स हैं, तो ये आपके रिसोर्सेज को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ठीक है। थ्रेट टू इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी और थ्रेट टू लोकल प्रोडक्ट्स। आपकी खुद की टेक्नोलॉजी को भी दिक्कत है और खुद के लोगों को भी दिक्कत है। कैसे? इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी की, एग्रीकल्चर पहले कैसे होता था, अब कैसे होता है। जब भी कोई नई देश आता है, नई कंपनी आती है किसी देश से, तो वो क्या करती है, आपकी टेक्नोलॉजी को, लोकल टेक्नोलॉजी जो उसको चेंज करने लगती है और आपको उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढलना पड़ता है। लोकल प्रोडक्ट्स पूरी तरह से चौपट हो जाते हैं। आप शूज़ मार्केट में इंडियन ब्रांड का नाम ढूंढने जाए तो बहुत मुश्किल है, आपको एडिडास वगैरह ज़्यादा ईजिली मिल जाएंगे। तो लोकल प्रोडक्ट्स जल्दी इनके सामने कम्पीट नहीं कर पाते, तो फिर सर नहीं बुलाना चाहिए। नहीं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं जिसकी वजह से बुलाते हैं। बेनिफिट्स क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होता है, ये हम लोगों ने समझा कि जब आपका बाहर से इंपोर्ट करने के मुकाबले जब वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है या आपके यहाँ प्रोडक्शन होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में होता है। एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सबसे बढ़िया फ़ायदा है। टैक्स रेवेन्यू, अगर 10% भी गवर्नमेंट टैक्स करती है और ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ आके 100 करोड़ का बिजनेस करती हैं, 1,000 करोड़ का बिजनेस करती हैं, तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, देखिए मैंने कहा ना जैसे अभी एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो क्या एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी चेंज होना एकदम बुरा है? नहीं। अब हमारे पास जो प्रोडक्शन के पुराने तरीके थे, जब हम नए तरीके में आए तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा ना, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। बिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? धीरे धीरे समाज में इंप्रूवमेंट, जैसे कल्चरल इंटरफेरेंस आप मान रहे हैं, उसे आप कल्चरल क्या बोलते हैं उसको, आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी मान सकते हैं कि धीरे धीरे आप कुछ बाहर की वैल्यू सीखेंगे तो हो सकता है उनके पास भी कुछ बेहतर हो आपको देने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ FDI। ये देखिए गलती से HDI हो गया, FDI टू होम कंट्री। होम कंट्री को क्या फ़ायदा है? मैं क्यों चाहूँ कि मेरी USA क्यों चाहेगा कि उसकी कंपनियाँ बाहर जाएँ? तो रिस्क क्या है? रिस्क फ्रॉम पॉलिटिकल चेंजेस, बाहर गई कंपनियाँ और आपको फिर वो धीरे धीरे प्रभावित करने लगी, बड़ी कंपनियाँ हो गई, इंटरनेशनल ब्रांड हो गए, वो आपके यहाँ की पॉलिटिक्स को प्रभावित करने लगी। कहाँ की? होम कंट्री की। होम कंट्री कौन है? USA, जहाँ से कंपनी आई है। ठीक है। हिंड्रेंस टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, अगर ये कंपनियां बाहर न जाती तो USA में ही इन्वेस्ट करती ना। कोई कंपनी है, कोई लोग अगर इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर पैसा डाल रहे हैं दूसरे देशों में, अगर ना करते तो USA में करते, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हो जाती है। इकोनॉमिक नॉन वायबिलिटी, इकोनॉमिक के रूप से हम प्रभावित चलते हैं।
एक्सप्रोप्रिएशन, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड टेक्स अवे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बाकी पॉइंट तो ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट अब्रॉड टेक्स अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जिस पॉइंट पे हम बात करने वाले थे कि जब आप बाहर इन्वेस्ट करते हैं, मैंने अगर वैसे इंडिया में इन्वेस्ट करता तो इंडिया में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, पर यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट गिरेगा ना, तो लोकल कंपनी उस देश में उनको क्या नुकसान है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होगा। फ़ायदा क्यों है? अगर ऐसा होता तो डिसअलाउ कर देता, अलाउ क्यों करते हैं? एक्सेस टू मार्केट्स, अल्टीमेटली आपकी कंपनियां दुनिया भर में पहुंची, तो इसलिए देखिए आज जो भी देश एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा है, यूएसए है, जापान है, यूरोप है, तो इनका हर देश पे प्रभाव है, हर देश में इनके मार्केट्स बने हुए हैं, हर देश में इनकी पहुंच हुई है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप दूसरे देश में जब आपकी कंपनियां जाएंगी तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा। लेबर कॉस्ट इंडिया में बहुत कम है, तो यूएसए में लोगों को जॉब देने से अच्छा इंडिया में देकर कम सस्ते में प्रोडक्ट बनाएं। एक्सेस टू रिसोर्सेज, अब जो चीज़ें यूएसए में है ही नहीं, जो चीज़ें होम कंट्री में है ही नहीं, वो कहाँ से मिलेंगी? उसके लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, बाहर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, कई बार इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ फ़ायदे मिलते हैं, सब्सिडी के थ्रू, टैक्स रेट, सबसे बढ़िया फ़ायदा तो टैक्स का होता है। यूएसए में 50% टैक्स देने से अच्छा आदमी सिंगापुर में कोई टैक्स ना दे, जाकर के वहाँ कंपनी बनाए, जो टैक्स हॉलीडे वाली कंट्री है वहाँ जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स और लॉसेज हैं आपके एफडीआई के। मुझे लगता है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब तक आप यहाँ बने हुए हैं, इसका मतलब आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। देखिए थोड़ा बीच में ये पोर्शन थोड़ा सा ऐसा है कि जो आपको थोड़ा सा इंगेज करने की जगह थोड़ा सा बोर भी कर सकता है, क्योंकि वो मोटी मोटी बात कर रहा है, पर इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इस पर इतना टाइम दे रहा हूँ। अब हम बात करें एफडीआई पॉलिसी इन इंडिया, तो इंडिया की जहाँ तक हम बात करें तो इंडिया चाहता है कि हमारे यहाँ एफडीआई लगातार बढ़े, हम थोड़ा एफडीआई को प्रमोट करते हैं। तो इन वेरियस सेक्टर्स विद स्पेसिफिक रेगुलेशंस एंड लिमिट्स, हम लोगों ने कुछ लिमिट्स लगा रखी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर सेक्टर में एफडीआई आए। एज ऑफ रिसेंट अमेंडमेंट सेक्टर्स लाइक स्पेस हैव सीन इंक्रीज्ड एफडीआई, हमने हमारे यहाँ किसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनी है, तो स्पेस सेक्टर में एफडीआई बढ़ा है। क्रूशियल नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सब ठीक है। अब चलते हैं समझते हैं कितनी तरह के सेक्टर्स को हमने बांटा है। तो इंडिया ने एफडीआई को 3 तरह के सेक्टर्स में बांटा हुआ है। वो 3 सेक्टर्स कौन से हैं? तो पहला है रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स। रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स का मतलब ये वैसे सेक्टर्स है जहाँ आप एफडीआई कर तो सकते हो। क्या एफडीआई यहाँ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, पर कुछ रेगुलेशन है कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका एग्जांपल जैसे बैंक में है, तो गवर्नमेंट बैंक है, तो आपको अगर उसमें 20% से ऊपर स्टेक लेना है तो आपको गवर्नमेंट रूट से फिर आना पड़ेगा। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर 49% से ऊपर जाना है तो आपको गवर्नमेंट रूट से आना पड़ेगा। अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स, ये वो सेक्टर्स है जहाँ आप 100% एफडीआई कर सकते हो, मतलब 100% इसमें पैसा बाहर से लगाया जा सकता है और इसमें डायरेक्ट रूट, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आ सकते हैं, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लांटेशन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये सब इसमें आता है अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स में। तो प्रोहिबिटेड सेक्टर्स क्या हैं? प्रोहिबिटेड सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं जो आपके लिए ऐसे हैं कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते, एफडीआई यहाँ पे अलाउड नहीं है, एफडीआई नहीं आ सकती यहाँ पे लोकल इन्वेस्टमेंट ही अलाउड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउड है। इसमें एग्जांपल किसके? इसमें लॉटरी बिजनेस हो गया, गैम्बलिंग हो गया, चिट फंड हो गया, इस तरह की चीज़ें जहाँ स्कैम हो सकता है जब पब्लिक के साथ, इसमें फॉरेन कंपनीज़ को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं किया है। तो यही 3 मेजर कैटेगरीज हैं इंडियन मार्केट में एफडीआई की। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आगे चलते हैं, आगे बात करें कि इंडिया में एफडीआई का ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा इन्वायरमेंट है, विच हाईलाइट्स, इसमें डिप भी आता है और पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स भी आते हैं। पिछले कई सालों से हम पॉजिटिव में चल रहे थे, पर जो लास्ट 10 मंथ है ना 23-24 का, उसमें इंडिया में जो एफडीआई इन्फ्लो है वो 3.1% से डिक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है एफडीआई। तो क्या आपको ये 3.1% का डेटा याद रखना है? नहीं, बस आपको ये पैटर्न याद रखना है कि हाँ नॉर्मली हमारा बढ़ रहा था, अभी कुछ इंटरनेशनल रीजन्स की वजह से हमारा एफडीआई कुछ परसेंट कम हुआ है। 3.1%, अगर डेटा याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ये जनरली पूछता नहीं। ग्लोबल एफडीआई फ्लोज इंक्रीज बाय 3% ओवरऑल, जबकि दुनिया में क्या हुआ है, ग्लोबल एफडीआई बढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में वो कम हुआ है इन्वेस्टमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज़ में सब में 9% एफडीआई डिक्रीज ही हुआ है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में यानी ओवरऑल जो वर्ल्ड की बात करें तो 3% एफडीआई बढ़ा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। इंडिया में कितना एफडीआई आया है, तो इंडिया में 3% डिक्रीज हुआ है। Even though 2024 is expected to see little increase in global FDI flows, there is still a number of serious dangers such as excessive debt levels, geopolitical tensions, uncertainty in the world economy. हमें लग तो रहा है कि 2024 में एफडीआई बढ़ेगा, पर क्यों नहीं बढ़ सकता? कुछ खतरा क्या है आप देख रहे हैं, इजराइल और गाज़ा की, इजराइल और ईरान की लड़ाई होने की स्थिति है, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। ऐसे बहुत सारे डेंजर्स हैं, खतरे हैं, जिसके चक्कर में लोग इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं।
सर इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में है, तो 65% जो सेक्टर्स आता है इंडिया में इक्विटी इन्फ्लो आता है वो सर्विस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, मतलब वो जो कोल वाली एनर्जी उसकी तरफ आता है। नीदरलैंड, सिंगापुर, जापान और यूएसए और मॉरिशियस अकाउंटेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ टोटल एफडीआई इक्विटी इन्फ्लोज इन इंडिया, मतलब 70% हमारे यहाँ पैसा किसने लगाया, नीदरलैंड्स ने, सिंगापुर, जापान, यूएसए और मॉरिशियस के लोगों ने 70% पैसा हमारे देश में लगाया हुआ है। तो ये हो गई बात एफडीआई की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, तो नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला है उसमें हम एफपीआई पे बात करेंगे और हम बात करेंगे बीओपी पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके पढ़ने की आदत डालिए ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछने की कोशिश कीजिए, और अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन फिर भी रह जाती है तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल सर्च करेंगे आप टेलीग्राम चैनल पे तो वहाँ हम आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी जिस पीडीएफ के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पीडीएफ की क्वालिटी आप देख ही रहे हैं कि एकदम, ये समझिए कि बस आपसे पेड बैच के नाम पे पैसा नहीं लिया जा रहा है, फ्री में कंटेंट है, पर जो कंटेंट है वो किसी भी पेड बैच से बेहतर मिलेगा आपको हमारे यहाँ। जो लोगों ने थोड़ी भी सीरियस पढ़ाई की होगी, बुक्स वगैरह को पढ़ा होगा ना, तो वो कमेंट सेक्शन में बाकी लोगों को बताना कि कितना हाई क्वालिटी का कंटेंट है ये, क्योंकि जब आप दिन भर बुक्स छानोगे तब आपको ऐसा कंटेंट मिलता है। तो ठीक है, चैनल को लाइक करिए, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।